निम्न प्रणाम। राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शब्दवाणी क्लासेस पर। तो देखो, कोई भी जब नया काम स्टार्ट करते हैं या जब आपने घर को काम पड़े, उस समय जब मेहमान होते हैं उनका स्वागत करते हैं। तो आप जब मेरी ये क्लास देख रहे हो तो आप मेरे लिए एक मेहमान के रूप में हो, इसीलिए विभिन्न तरीकों से मुझे आपका स्वागत करना पड़ता है। और उम्मीद करता हूं कि आप मेरा स्वागत वो सहर्ष स्वीकार भी करते होंगे। अब आपका कर्तव्य यह बनता है कि जब आप क्लास तक आ ही गए हो तो आप क्लास को पूरा देखने का कष्ट करें, अंतिम तक क्लास को देखें, वीडियो को शेयर भी करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यह आपका दायित्व बनता है। तो अपन चर्चा किस पे चला रहे थे? अपन चर्चा चला रहे थे एनसीईआरटी पर। हमेशा एनसीईआरटी की महत्ता बताता हूं। तो उसमें अपन जो क्लास 8वीं की किताब थी हमारा अतीत, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन करते करते अपन ने जो पहले 3 अध्याय हैं उनको कंप्लीट कर लिया, जिसमें पहला पार्ट था प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहां। दूसरा, कंपनी, व्यापार से साम्राज्य तक। फिर तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन। कंपनी ने जो ग्रामीण क्षेत्र थे उन पर शासन कैसे चलाया, उस पर चर्चा की। अब अपना जो अध्याय है वो है चौथा अध्याय, जैसा कि आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चौथे अध्याय का नाम है आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। यह अपना चौथा अध्याय है। जो आदिवासी समाज था, दीकू था, उनके लिए एक स्वर्ण युग किस प्रकार शुरू हुआ, या उन्होंने स्वर्ण युग की कल्पना किस प्रकार की कि हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। क्या उनके अच्छे दिन आए? अंग्रेजों द्वारा उनको कौन कौन से लॉलीपॉप पकड़ाए गए, और जब उनको लॉलीपॉप पकड़ाए तो क्या उन लॉलीपॉप में से रस निकला कि नहीं निकला आदिवासियों के लिए? यह अपना पाठ चर्चा का विषय उस बारे में। देखिए, इसके थोड़ा शुरुआत कर देते हैं कि 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमता देखा गया। 1895 की बात है कि झारखंड का जो छोटा नागपुर अपने पढ़ा होगा पठार, वहां के जंगलों में एक व्यक्ति को घूमते देखा गया, बिरसा नाम के। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता है। अब लोगों ने जब उसको देखा तो देखा कि यार, जो बिरसा नाम का आदमी बड़ा चमत्कारी है। यह कैसे चमत्कारी कैसे हुआ? यह चमत्कारी तो इस प्रकार हुआ कि अगर किसी आदमी को बीमारी है तो वो बिना दवाइयों के जब उसके ऊपर ऐसे हाथ घुमाते तो वो सही हो जाता है। क्या? और तो क्या, अगर अपने अनाज की ढेरी है वो छोटी है और अगर वो उसके ऊपर थोड़ा सा हाथ घुमा देना तो वो ढेरी बड़ी हो जाती है। अब उस बिरसा नाम के आदमी के हाथ घुमाने से ढेरी बड़ी हो या ना हो, लेकिन अगर चोर हाथ घुमा देना तो ढेरी छोटी जरूर हो जाएगी। पर लोग मानते थे कि साहब बिरसा में शक्तियां हैं। अब बिरसा ने यह खुद ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उन दीकुओं, बाहरी लोगों की गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा है। दीकू का मतलब क्या था? बाहरी लोग। जो बाहरी लोग होते थे आदिवासियों के लिए, उनको वो क्या कहते थे? दीकू। अब बिरसा खुद मानने लगा साहब, क्योंकि उसको क्या प्रॉब्लम, जब लोग उसे भगवान बोल ही रहे हैं तो उसने कहा कि सब मैं भगवान का भेजा हुआ हूं। तो बोला तुम किस लिए आए? या मैं यहां पर लोगों की रक्षा करने के लिए आया हूं, और जो बाहरी लोग हैं ना उनसे आजाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे, उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। लोगों को विश्वास हो गया कि साहब बिरसा है ना, भगवान का भेजा हुआ है, और कई दिनों में उसके पीछे हजारों लोग चलने लगे। जिस प्रकार आज के अपने जो अंधविश्वासी लोग हैं जो चलते हैं उसी प्रकार
बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा का जन्म हुआ था मुंडा परिवार में। अब मुंडा परिवार कैसा है, तो वो एक जनजातीय समूह है। बिरसा के समर्थकों में इलाकों के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। अब जो मुंडा जनजाति के साथ साथ में आसपास के और क्षेत्र थे ना, वहां भी साहब बिरसा की पहचान हो गई कि भगवान का भेदा हुआ आदमी बिरसा मुंडा, बिरसा, ठीक है। अब उसके साथ साथ में मुंडा के अलावा जो आसपास की संथाल और उराव जातियां थी, जो आदिवासी थे, वो भी बिरसा के पीछे चलने लगे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे, क्योंकि ये भी परेशान थे कि साहब आसपास का जो जिस प्रकार परिवर्तन हो रहे हैं और अंग्रेज जिस प्रकार अपनी शक्तियां बढ़ा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि यार हमें खत्म कर देंगे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। आदिवासी सोच रहे थे कि हमारी जो पहले की पद्धति थी वो धीरे धीरे अंग्रेजों के कारण नष्ट हो रही है, हमारे आवास स्थान नष्ट हो रहे हैं और हमारी जो संस्कृति थी, हमारा जो धर्म था, और धर्म भी अंग्रेजों द्वारा छुड़ाया जा रहा है। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था, जिन्हें दीकू कहा जा रहा था, वे बाहरी लोग कौन थे? बिरसा कौन कौन सी समस्या थी उस समय जिनको वो हल करना चाहता था? अब ये लोग जिनको दीकू कहते थे, वो दीकू थे कौन? उन्होंने इलाकों के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? जो दीकू थे, उन्होंने उस इलाके के लोग थे उनको गुलाम कैसे बनाया? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? कहीं पर भी नहीं पढ़ने को मिलेगा, सिर्फ एनसीईआरटी की किताब क्लास 8वीं के चौथे अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। हमारा अतीत की किताब है उसमें कि अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ में क्या हुआ, आदिवासी का जीवन किस तरह बदल रहा था। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार विमर्श करेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और रस्में से बहुत अलग थी। अब ज्यादातर कबीले थे, उनके जो रीति रिवाज थी, परंपरा थी, जो रस्में ब्राह्मणों द्वारा तय की गई थी, उनसे भिन्न थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। अपने जो जाति व्यवस्था जो बनाई गई थी, उस जाति व्यवस्था में विभिन्न समाज के बीच में, विभिन्न धर्मों के बीच में जो ऊंच नीच का भेदभाव देखा जाता था, वो उन जनजातियों के बीच में, उन आदिवासियों के बीच में व्याप्त नहीं था। वो लगभग एक दूसरे को समान ही मानते थे। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। हाँ, उनके बीच में आर्थिक, धन संबंधी और सामाजिक फर्क था, लेकिन जाति के आधार पर उनके बीच में इतना भेदभाव नहीं था जितना जाति व्यवस्था के अंतर्गत था। यहां पर अपन देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं हैं, वो नदी पार कर रही हैं, कुछ सामान लेकर जा रही हैं, शायद ये कहीं पर बेचने के लिए जा रही है। अगर देखें तो देख लीजिए कि उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिला है, बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही है। ये डोंगरिया कंद कबीले की महिला है जो बाजार जा रही है कुछ जड़ी बूटियां या जंगलों में उत्पादित होने वाले पौधे या कुछ सामान लेकर। अब देखिए जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। जो जनजातीय समूह जो रहते थे जंगलों में, वो किस प्रकार जीते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। 19वीं सदी तक देखें तो तरह तरह की गतिविधियां थी। किस प्रकार देखो, कुछ झूम खेती करते थे। अब झूम खेती किसे कहा जाता है? देखो, झूम खेती का मतलब यह होता था कि एक स्थान पर टिक कर खेती नहीं करना। अब आदिवासियों के पास खुला जंगल था, वो किसी जंगल के एक क्षेत्र को साफ करते, वहां के पेड़ पौधों को काटते और जलाते। अब उसके कारण राख होती। अब जो राख होती, वो राख से वो जमीन थी उपजाऊ हो जाती, तो वहां पर खेती करते। 1-2 साल तक उस जमीन पर खेती करते, और जब उस पर धान कम होने लगता तो आदिवासी उस जमीन को छोड़ देते और दूसरी जमीन पर जाते, दूसरे क्षेत्र में जाते, वहां पर पेड़ पौधों को काटते और वहां पर फसल उगाते। इस प्रकार वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, झूमते रहते थे। इसीलिए इस प्रकार की खेती को कहा गया झूम खेती।
उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतु खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों के छोटे छोटे भूखंड पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काट देते और जमीन पर उगी घास फूस को जलाकर साफ कर देते। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरेस देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेतों में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते, जहां से उन्हें अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी। वो क्या करते थे, फसलों को ऐसे बोते नहीं थे, बीज छिड़क दिए, जितनी उगनी थी वो अपने आप उग जाएगी, ऐसे नहीं कि कुदाली लेके उनको मिलाते थे, नहीं, बीजों को छिड़क देते थे। और एक बार वो फसल पैदा करने के बाद में दूसरी जगह चले जाते तो जो पहले की जमीन थी उसे परती कहते थे। परती का मतलब क्या होता है? परती का मतलब है कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। अपने यहां पर भी होता है। अपन भी जो स्थानीय ग्रामीण परिवेश है, मैं भी ग्रामीण परिवेश से आता हूं, आप भी ग्रामीण परिवेश से हैं। ग्रामीण परिवेश के बारे में अपन को जानकारी है। कई बार होता है कि अपने दादाजी अपने पापा जी जब खेती करते हैं तो किसी एक खेत पर खेती करने के बाद में या 1-2 साल लगातार खेती करने के बाद में बीच में 1 साल उसको छोड़ देते हैं। उसको बोला जाता है परती। परती का मतलब वो जमीन 1-2 साल पड़ी रहेगी तो वापस उसमें उपजाऊपन आएगा, फिर दोबारा उसमें खेती करेंगे। तो कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो सके। साल एक पेड़ है। महुआ क्या है? एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। महुआ का पेड़ है, इसका इस्तेमाल किया जाता है शराब बनाने के लिए। किसके लिए? शराब बनाने के लिए। अब ये घुमंतु किसान पाए कहां जाते थे? तो ये घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर, पूर्वी भारत, मध्य भारत और पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बे रोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतु खेती कर सकते थे। उनको अपनी जिंदगी पे बे रोक टोक, कोई रोक टोक नहीं चाहिए। वो कहते थे कि जिस तरह हम रहते हैं उस तरह से हम खुश हैं। यहां पर एक चित्र है जिसमें जो डोंगरिया कंद कबीले की औरतें हैं वो पंडानू की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही है। इन पत्तियों से पतले बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? पतले मतलब जब अपन कभी किसी सामाजिक प्रोग्राम में जाते हैं तो आपने एक किसी विशेष पत्ते की बनी हुई ऐसी एक छोटी सी कटोरी टाइप देखी होगी या छोटी सी प्लेट देखी होगी। वो प्लेट जिस पौधे की पत्तों से तैयार की जाती है वो है पंडानू की पत्तियां। किसकी पत्तियां? पंडानू की पत्तियां। तो ये पंडानू की पत्तियां ला रही है ये महिलाएं, इनसे वो क्या बनाएगी? पतले बनाई जाएगी। अब कुछ आदिवासी झुमंतु खेती करते थे, कुछ आदिवासी शिकारी और संग्राहक थे। क्या थे? संग्राहक। शिकारी मतलब बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहां पर आदिवासियों को खेती के बारे में पता ही नहीं था कि खेती क्या होती है। तो वो पशुओं को मारते और जो जंगल में अपने आप प्राकृतिक रूप से जो कोई भी चीज पैदा होती उसको खाते। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय है। उड़ीसा के जंगलों में एक खोंड समुदाय रहता है। उसको खेती के बारे में ज्यादा पता नहीं था। वो सिर्फ यही जानते थे कि जानवरों को मारो और जंगलों में जो भी उत्पादित होता है उसे लाकर खाओ। और वो कहते थे कि जंगलों के बिना अपना काम नहीं चल सकता। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता उसे आपस में बांट लेते। अब ये लोग थे, ये टोलियां बनाकर जाते। अगर कोई हिरण दिख गया, कोई खरगोश दिख गया, तीर मारी और उसको मार दिया। अब हिरण को मारने की प्रक्रिया भी अलग होती है। जब किसी जानवर को मारते हैं ना तो उसकी एक प्रक्रिया होती है कि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जो जानवरों का शिकार करते हैं वो एक तरफ किसी चीज की आवाज से जानवरों का ध्यान भटकाते हैं। अगर किसी भी बर्तन की आवाज है, किसी डब्बे की आवाज है, उसको बजा बजा के रात्रि के टाइम या दिन के टाइम जब वो उस जानवर का ध्यान उस कृत्रिम आवाज की तरफ जाता है जो शिकारियों के ही समूह के किसी व्यक्ति द्वारा बजाई जाती है, तब पीछे से आकर कोई दूसरा शिकारी उसको
तीर मार देता है या किसी अन्य उपकरण के द्वारा उसकी हत्या कर देता है, उसका शिकार कर देता है। इस प्रकार की शिकार की पद्धतियां पाई जाती है। एक कृत्रिम आवाज पैदा की जाती है, फिर पीछे से आकर जब उस जीव का ध्यान उस कृत्रिम आवाज की तरफ होता है तब उसका शिकार कर लिया जाता है। अब ये क्या करते थे, जो भी शिकार मिलता उसे हाथों हाथ बांट दे। चल यार हिरन मिला, ये हिरन की टांग तू पकड़, ये टांग तू पकड़, ये चल मुंडी तू पकड़, ये बीच वाला आधा भाग तू पकड़, ये आगे वाला आधा भाग तू पकड़। इस प्रकार हाथों हाथ उसका बंटवारा करके घर आ जाते हैं। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल का इस्तेमाल करते थे। लो, तेल और चाहिए खाना बनाने के लिए। जो साल और महुआ थे उनके बीजों से जो तेल निकलता था उनसे खाना बनाते थे। वाह। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते। कभी कभार थोड़ी बहुत चोट आ गई तो मत कोई पन्ना हन्ना घस और भड़ लगा हुआ है, वेरी गुड। और जंगलों से इकट्ठा हुई चीजों को स्थानीय बाजारों में बेचते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। जब जंगली क्षेत्रों के बाहर के लोगों को कोई खाल चाहिए या कोई रंगाई सफाई के लिए कुछ चाहिए तो वो खोंड समुदाय से संपर्क करते, फोन करते कि हेलो मुखिया जी ये इतना इतना माल चाहिए पहुंचा दो, तो वो पहुंचा देते थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहां से मिलते थे? कई बार तो चीजों की अदला बदली से ही काम चल जाता था। अब इनको कई बार ये चावल भी खाते थे, चावल मिलता कहां था? तो कहते हैं कि ये चीजों की अदला बदली कर देते। जो चीजें जंगलों में पैदा होती वो बाहर बेचते और बाहर से चावल अपने लिए ले आते। कई बार तो चीजों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले में जरूरत की चीजें लेते थे। कई बार उन्हें जरूरी चीजें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। कई बार तो ऐसी चीजें जो अदला बदली में नहीं मिलती वो रुपए देकर भी उनको खरीदनी पड़ती। उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। अब आदिवासी मजबूत थे तो कई तो जंगलों में ही रहते, लेकिन उनमें से कई जंगलों से बाहर निकलकर जो थोड़ी बहुत ग्रामीण क्षेत्र होता था वहां पर सड़क का निर्माण करता या कहीं पर कोई बोझा भी ढोता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था। अब जब तक वन उत्पाद मिलते तब तक तो ठीक, लेकिन जब वन उत्पाद खत्म हो जाते तब उनको भटकना भी पड़ता। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बेगा औरों के लिए काम करने के से कतराते थे। अब कई तो दूसरों के लिए काम करते थे, लेकिन एक मध्य भारत का समाज था, समुदाय था बेगा, वो मानता था कि साहब हम दूसरों के लिए काम नहीं करेंगे। वाह, गजब का स्वाभिमान है। खुद के लिए काम कर लेंगे लेकिन किसी के आगे नौकरी नहीं करेंगे। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। बेगा समुदाय जो मध्य भारत में पाया जाता था वो कहते थे कि साहब भूखे ही मर जाए लेकिन मजदूरी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम क्या है, हम इस जंगल की संतान है, जितने तक हमको जंगल भोजन देगा तब तक तो हम खाएंगे। जिस दिन इसकी उपज कम हो गई, जंगलों से खाद्यान्न मिलना बंद हो जाएगा, उस दिन हम भूखे ही मर जाएंगे, लेकिन हम कभी किसी के आगे नौकरी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर नौकरी कर ली तो ये हमारे लिए अपमान की बात है। तो ये बेगा समुदाय था। जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते। कभी कभार उनकी जरूरत की चीजें नहीं मिलती तो उनको चीजें लानी बेचनी भी पड़ती थी। अब इसके लिए वो आसपास के जो व्यापारी थे, महाजन थे, उन पर आश्रित हो गए। अगर वो चीजें लाते तो ही मिलती। व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते और भारी कीमत पर चीजें बेचते। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते लेकिन उसका ब्याज बहुत ज्यादा होता। आदिवासियों को लूटने लगे। आदिवासियों को अपने जरूरत की चीजें खरीदने के लिए जो महाजन थे उन पर और जो व्यापारी थे उन पर निर्भर होना पड़ा। तो जब वो आश्रित हो गए तो जो व्यापारी थे, महाजन थे, वो उनको कर्जा तो दे देते, चीज भी दे देते, लेकिन उनकी वसूली भारी करते, क्योंकि आदिवासियों को क्या पता ये चीज कितने की है। अब इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में धकेल दिया। अब आदिवासियों की स्थिति अच्छी थी लेकिन जो बाजार की चीजें थी
उन्होंने और व्यापारियों ने जो बेचारे सीधे साधे आदिवासी थे उनको कर्ज में धकेल दिया, उनको भी अपने कर्ज के अंडर ले लिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मारने लगे। अब जब उनकी समस्या बढ़ने लगी, उनके प्रॉब्लम आने लगी, तब उन्होंने सोच लिया कि यार ये सारी समस्या की जड़ है ना, ये कौन है? ये बाहरी लोग है। बाहरी लोग में कौन? ये व्यापारी और महाजन है। फिर यहां पर आप देख सकते हो कि ये कुछ जनजातियां हैं। यहां पर जैसे कि राजस्थान में सहरिया है, भील है, यहां पर अलग अलग प्रकार की ये जनजातियां आप देख सकते हो। अब कुछ जानवर भी पालते थे। कुछ आदिवासी खेती करते थे, कुछ खेती नहीं करते थे, सिर्फ जानवर पर निर्भर रहते थे। और कुछ आदिवासी थे वो जानवर पालते भी थे, कुछ तो पशुओं को मारते थे, कुछ पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहां से वहां जाते रहते थे। वो चरवाहे थे, ज्यादा संख्या में पशु रखते और पशु से मिलने वाले उत्पादों पर अपनी जीविका चलाते और पशुओं को लेकर इधर उधर घूमते रहते मौसम के हिसाब से। अब अगर यहां पर अच्छी खासी हरियाली है तो अपने पशुओं को चराते, जब यहां पर सूखा पड़ता अपने पशुओं को लेकर दूसरी जगह पर चले जाते। मवेशियों या भेड़ों को रेवड़ लेकर यहां से वहां जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाकों में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुजर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने थे वो गुजर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया जो समुदाय के जो लोग थे वो गाय भैंसों के झुंड पालते थे। कुल्लू मनाली जो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में, वहां पर जो गद्दी समुदाय है, एक समुदाय है गद्दी, अपने वो गद्दी नहीं जिसको अपन गद्दी समझते हैं, ये गद्दी एक समुदाय है, उसके लोग थे वो गडरिये थे। और कश्मीर के जो बकरवाल थे वो बकरियां पालते थे। इंपॉर्टेंट है कहां पर कौन रहता था, तो वो जो गुजर थे वो थे पंजाब में। फिर इसने अपन को क्या बताया? लबाड़िया आंध्र प्रदेश, लबाड़िया आंध्र प्रदेश। उसके बाद में जो कुल्लू के लोग थे वो गद्दी समुदाय के लोग थे, कुल्लू के वो गडरिये थे, गद्दी समुदाय। हिमाचल प्रदेश एचपी। फिर बकरवाल कश्मीर में, तो ये लोग थे जो अलग अलग प्रकार के पशुओं को पालते थे। गुज्जर पंजाब के, लबाड़िया आंध्र प्रदेश के, गद्दी समुदाय हिमाचल प्रदेश में और बकरवाल कश्मीर में, ये अलग अलग चीजें पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। क्लास 9वीं की जो पुस्तक होगी उसमें चर्चा कर लेंगे उस पर भी। अब देखो ये पूरी चीज इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेतों में जाने का वक्त। शिकार कब करते थे, बुआई कब करते थे और एक खेत को छोड़कर दूसरे खेत में कब जाते थे। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती थी। ऐसा नहीं है कि अलग अलग समुदाय के लोग थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थोड़े ही थे। वर्तमान में तो अपन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि अपने जो भाई बंधु है, ननियाल वाले हैं, उन सबसे बात करते रहते हैं कि क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। और यार मैं तो फलाना ये कर रहा हूँ, अभी बाजरी की फसल बोई है, इतने बीघा में बोई है, अच्छी खासी बारिश हो गई है और ये बाजरी बोई है और कौन सी किस्म की बोई है वो भी बता देते हैं। या फिर रबी की ऋतु में गेहूं बोया है, क्या बोया है, कितनी मात्रा में बोया, सारी जानकारी मिल जाती है। लेकिन समुदाय पहले जुड़े थोड़े ही थे कि एक समुदाय से दूसरे समाज में पता चल जाए कि हमने फलानी फसल बोई है। तो जरूरी नहीं था कि सारे समुदाय एक प्रकार की फसल उगाए।
विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। यहां पर भी जो महिला और औरत थी उनके बीच में कामों का बंटवारा था कि महिलाएं थी वो ऐसे ऐसे फलाने फलाने काम करेगी और मर्द है वो ये काम करेंगे। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल तक मध्य भारत के बेगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए थे। एक व्यक्ति था वेरियर एल्विन, उसने 1930 से लेकर 1940 इन 2 दशकों में मतलब 20 साल वो मध्य भारत के बेगा और खोंड समुदाय, 2 समुदाय है, ये भी जनजातियां हैं, बेगा और खोंड, बेगा और खोंड, इन दोनों के बीच बिताए। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंश को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारों को समझा जा सकता है। अब अपन एल्विन ने कुछ चीजें लिखी थी उनको पढ़कर समझते हैं कि बेगा और खोंड समुदाय के लोगों में काम का विभाजन किस प्रकार था। महिलाएं कौन सा काम करती थी, पुरुष कौन सा काम करते थे। चैत महीना, चैत्र, चैत में औरतें क्या करती थी, इकट्ठा करने और बचे खुचे ठूंठों को काटने जाती थी। पुरुष थे वो बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमली और मशरूम आदि फल बीन कर लाती थी। बेगा औरतें या तो केवल जड़े या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ का बीज इकट्ठा करती है। मध्य भारत के आदिवासियों में बेगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता है। ये तो चैत का काम है। महिलाएं थी वो कोई ठूंठों को काटती, ये काम करते थे। पुरुष वे शिकार पर जाते थे और औरतें थी वो क्या करती थी, जंगलों में जाती, कोई साग है, इमली है, मशरूम है, फल है, वो बीन कर लाती थी या फिर महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। फिर बैसाख में क्या होता था, बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें होती थी वो अध जली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते रहते लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। फिर जेठ में क्या होता, जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेत में काम करते थे। क्वार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में होती थी। पूस मतलब आज का पोष। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, पोष, माघ, फागुन, ये पोष महीना, पोष महीने में होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते। इस दौरान शिकार व चीजों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधियां होती थी। इस प्रकार यह काम का चक्र चलता रहता था। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी जरूरत पड़ने लगती थी। यह वेरियर एल्विन द्वारा लिखित बेगा 1939 और एलियन जो एल्विन है उनकी अप्रकाशित रचना थी नोट्स ऑन द खोड्स, उसमें मिलती है। आप उनकी इस रचना को जाकर पढ़ भी सकते हो और उसके बारे में अगर आप इन समुदायों के बारे में और जानकारी लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। अब उनमें से कुछ लोग थे जो एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। धीरे धीरे परिवर्तन है। उन्होंने कहा कि यार 24 घंटा रौंदा फिरा क्या आता है, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम एक जगह जमकर खेती करें। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्होंने जमीनों पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। वे हल का इस्तेमाल करने लगे, अब धीरे धीरे जमीनों पर अधिकार करने लगे कि फलानी फलानी जमीन मेरी है। बहुत सारे समुदायों में सोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीलों की संपत्ति होती थी। कई जगह पर तो विशेष आदमी को जमीन नहीं दी जाती, पूरे समुदाय का अधिकार होता था। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से भी ज्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन बंटाई पर दे देते थे। धीरे धीरे जो सभी लोग काम करते थे उनमें से कोई एक व्यक्ति थोड़ा ऊपर उठ जाता और वो समाज का मुखिया बन जाता। अब समाज का मुखिया बन जाता तो बाकी वाले लोग उसके पीछे चलने लगते। अब वो मुखिया बन जाता तो खुद के हाथ से कोई काम नहीं करता, अपनी खुद की जमीन होती थी वो जमीन दूसरों को बुआई पर दे देता।
ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्रह के घुमंतु खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जो गोंड और संथाल थे, जो एक जगह ठहर कर खेती करते थे, वो अंग्रेजों को ज्यादा पसंद थे। अंग्रेज सोचते थे कि यार ये घूम घूम कर खेती करते हैं, ना तो इनकी कोई गिनती है, ना कोई इनका स्थान है, ना कोई ठिकाना है, इनको कब्जे में कैसे ले। तो उनको जो एक जगह टिक कर खेती करते थे, फिक्स स्थान था, वो लोग उनको पसंद थे। जंगलों में रहने वालों की को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप में एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। अंग्रेजों को लगता था कि ये जो जंगलों में रहते हैं ना, ये असभ्य है, इनको सभ्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर इन पर कब्जा करना है, इनको कब्जे में लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो इनको सभ्य बनाना पड़ेगा और इनको एक जगह बसाना पड़ेगा। फिर औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।